तो मेरे प्यारे योद्धाओं, 43वें दिन के टारगेट में आज आ गए हम लोग। 43वें दिन के टारगेट में मैं कुछ इससे 2 दिन पहले तक हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अच्छे से पढ़ाई किया है। बाकायदा नोट्स कंसाइज मिला हुआ है, उसको आप 5-10 बार पढ़े होंगे। मैं खुद पढ़ रखा, 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा एक यूनिट को पढ़ने में नहीं लगता है। तो आप आज फिर से 3 घंटा लीजिए और यूनिट 1 यूनिट 2 फिर से 2-2 बार पढ़ने का प्रयास करिए। दोपहर में आपको क्वेश्चन मिलेगा यूनिट 1 यूनिट 2 के ऊपर, आप फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। और उसके बाद आप कुछ लोगों का आज पेपर 3, किसी का पेपर 4 मैथ्स का टेस्ट है, आज आप लिखिए, टेस्ट दे के आइए। उसके बाद ये सारी एक्टिविटी भी ज़रूर करिए। मॉर्निंग में टाइम आपका जो भी सिलेबस का चल रहा है, जैसे किसी का पेपर 3 है तो आप आज संविधान लोक प्रशासन का एक रीडिंग कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास तो हम लोग बनाए कर ही चुके हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद कर ही चुके हैं। और आप संविधान लोक प्रशासन को भी आज एक बार रिवीजन करने का प्रयास करिए और टेस्ट दे के आइए। उसके बाद इवनिंग में हमारा फिजिक्स का टेस्ट दीजिए और फिजिक्स को भी एक रीडिंग करिए। और इससे ज़्यादा आज का आपका टारगेट नहीं है। और हमारा जो तत्सम तद्भव का 2 पेज का सीरीज है वो आप कंटिन्यू करिए। और लोकोक्ति आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज लोकोक्ति स्टार्ट से ही 2 पेज पढ़ने का प्रयास करिए। 2 पेज मतलब 361 362, बस ये 2 पेज होता है। इतना करने के बाद मैं आपको चलो हिंदी के क्वेश्चन के सीरीज काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया आप लोगों ने। आप लोगों के एक्टिविटी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण ही मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये पर डे चलेगा। तो आज के कुछ मुहावरे जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखने हैं। पहला है अतणिया गले पड़ना, पहला है अतणिया गले पड़ना। दूसरा है आँख कान खोल कर चलना, दूसरा है आँख कान खोल कर चलना। तीसरा है आंसू पीकर रह जाना, तीसरा है आंसू पीकर रह जाना। चौथा है आकाश से तारे तोड़ना। और पांचवा है आस्तीन का सांप होना, पांचवा है आस्तीन का सांप होना। एक और लिख लो, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना। आप ये मुहावरा लिखिए। इसके बाद आपको तत्सम तद्भव देता हूँ। तो तत्सम पहले मैं आपको देता हूँ तद्भव, जिसको आपको लिखना है तत्सम में। 5 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद 5 दूंगा तद्भव तत्सम, और तत्सम को आपको लिखना है तद्भव में। फर्स्ट है तद्भव, जिसको आपको लिखना है तत्सम में। पहला क्वेश्चन होगा ऊंट, दूसरा है ऊन, ऊंट और ऊन। उसके बाद है ओखली, तीसरा हो गया ओखली, चौथा हो गया कबूतर, पांचवा हो गया कांटा, और छठवा हो गया कहानी। ये 6 आप तद्भव लिखिए। और 6 में आपको देता हूँ तत्सम। तो तत्सम में पहला है आपका कपाट, पहला आपका है कपाट। दूसरा है कपर्दिका, तीसरा है करपास, चौथा है करकट, पांचवा है कदली, और छठवां है कंकती, छठवां है कंकती। तो ये आपका तत्सम तद्भव के क्वेश्चन हो गए। मुहावरा के क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये कंप्लीट करिए। और एक क्वेश्चन कल स्टूडेंट ने पूछा मेरे को कि मराठा प्रशासन के बारे में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कैसे लिखना है, मराठाकालीन प्रशासन के बारे में समझाइए। तो मैं इसमें 1-1.5 मिनट का चर्चा करता हूँ कि और जो स्टूडेंट ने पूछा है वो तो लिखेंगे ही, आप जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी लिखिए, जो नहीं जुड़े हैं वो भी लिखने का प्रयास करिए, ढूंढने का प्रयास करिए। और इसको एक सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आज तक पाया पढ़ने का, वो होता है क्वेश्चन को मॉडल आंसर फॉर्मेट में लिख के पढ़ना। एक दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पढ़ने का। तो आप क्या करो, क्वेश्चन लिखो, छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में मराठा प्रशासन के बारे में लिखिए। एक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा आपके पास प्रतियोगिता सारांश का बुक है, फॉर्मेट में बता रहा हूँ, और थोड़ा सा गूगल सर्च करिए और उसको एक बार लिख लीजिए। दुनिया में कभी भी जीवन में आपको मराठा प्रशासन के ऊपर संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आंसर लिखना 5 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो इस आंसर को लिखिए तो आप 5 बार पढ़ने के बराबर मेहनत कर लेते हैं। तो मराठा प्रशासन में जब भी शुरू करेंगे तो पहले हेडिंग में थोड़ा सा 2-3 में लाइन का इंट्रो देंगे, 3 लाइन से ऊपर मत करना।
तो क्या करना है, मतलब भारत में मराठा प्रशासन दक्कन के क्षेत्र में फैला एक प्रशासनिक राजवंश था, जिसका उदय 16वीं सदी से लेके, या जिसका कार्यकाल 16वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक था, जिसके संस्थापक शिवाजी थे। इस तरीके से कुछ लिखने के बाद इसके प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न तरीके से देख सकते हैं। पहला, केंद्रीय प्रशासन। हेडिंग क्या होगा, पहले मैं हेडिंग बता देता हूँ कि क्या क्या हेडिंग बनेगा आपका। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था आप लिखते हैं, चाहे कलचुरी कालीन लिखें, मराठा कालीन लिखें, या सरबपुरी लिखें, या कोई सा भी प्रशासनिक व्यवस्था आप लिखते हैं, तो उसके कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, कॉमन हेडिंग होते हैं, जो आपको सभी प्रशासनिक व्यवस्था में लिखना है। जैसे इसमें क्या होगा, पहला हेडिंग केंद्रीय प्रशासन, दूसरा होगा प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, तीसरा होगा राजस्व प्रशासन, चौथा होगा सैन्य प्रशासन, पांचवा होगा न्यायिक प्रशासन, छठवां होगा चौथ व सरदेशमुखी। चौथ व सरदेशमुखी का एक छठवां हेडिंग हो गया। और फिर सातवां में आपके पास और कुछ हेडिंग हुआ तो बना सकते हैं, जैसे धार्मिक प्रशासन के बारे में बना सकते हैं। तो इस तरीके से सभी के प्रशासनिक व्यवस्था में ये हेडिंग कॉमन होगा। किसी में भी लिखिए, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी एक हेडिंग बन सकता है। चौथा होगा प्रशासनिक इकाइयाँ, एक हेडिंग हो सकता है। तो ये कॉमन है, सब में बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो आपका इसमें केंद्रीय प्रशासन में लिखिएगा कि छत्रपति इसके प्रमुख थे और इनके सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। फिर अष्टप्रधान के नाम आप लिख देंगे। अष्टप्रधान के ऊपर 8 नंबर का एक क्वेश्चन भी बन चुका है, तो आप अष्टप्रधान का नाम लिखिए, प्रतियोगिता सारांश के बुक में दिया है, आप उसको देखिए। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन लिखेंगे तो प्रांतों के प्रमुख जो छत्तीसगढ़ का, नहीं छत्तीसगढ़ बार बार आ रहा है मुँह में, तो जो शिवाजी का साम्राज्य होता है उसे स्वराज कहा जाता था। शिवाजी का प्रशासन साम्राज्य स्वराज कहलाता था, जो 4 प्रांतों जिन्हें महाल या सूबा कहा जाता था, और सूबा के प्रमुख कौन होंगे, सूबेदार। एक प्रांत सीधे शिवाजी के अधीन था। ये लिखने के बाद आप उसको एरो से बना सकते हो, डाउन एरो। सबसे ऊपर में क्या होगा, महाल या फिर सूबा, वो नीचे होगा परगना, फिर नीचे तरफ, उसके नीचे मौजा। ये प्रशासनिक इकाई आप प्रांतीय प्रशासन में बताओगे। इसके बाद आप बताओगे कि कुलकर्णी जो होते थे वो ग्रामीण स्तर पर वित्त प्रबंधन का काम करते थे। पाटिल जो होते थे वो कानून प्रवर्तन मामलों को संभालते थे। देश पांडे जो थे वो परगना स्तर पर हिसाब किताब करते थे। तो ये कुलकर्णी, पाटिल, देश पांडे के बारे में प्रांतीय प्रशासन के, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में आप लिखोगे। और आपने उसको डाउन एरो के थ्रू प्रशासनिक इकाई में महाल, सबसे ऊपर में स्वराज, सबसे ऊपर में स्वराज, डाउन एरो महाल, फिर डाउन एरो परगना, फिर डाउन एरो तरफ, फिर डाउन एरो मौजा। ये लिखने के बाद आपका ये केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन कंप्लीट होता है। उसके बाद आओगे आप राजस्व प्रशासन में, तो आप बताओगे कि शिवाजी का राजस्व व्यवस्था जो था वो रैयतवाड़ी का व्यवस्था था, जिसमें किसानों से सीधे लगान की वसूली की जाती थी। लगान उपज का 1/3 से 2/5 भाग होता था। और यह राजस्व प्रणाली जो थी, इनकी राजस्व प्रणाली अहमदनगर राज्य के मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई पद्धति से ग्रहण की गई थी। इसमें भूमि मापन हेतु काठी और मुठी का सहायता लिया जाता था। ये सब आप राजस्व प्रशासन में लिखोगे। और देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णी के नाम से जाने जाने वाले वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की इसमें भूमिका अहम होती थी। ये राजस्व प्रशासन में लिखने के बाद आप लिखेंगे सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में आपको पता है कि शिवाजी का सैन्य प्रशासन बहुत ही उत्कृष्ट था। इन लोगों को गोरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत अच्छे से पता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे। दाग व हुलिया प्रथा इन्होंने अपनाया हुआ था। और अरब सागर के समुद्र को में इनका एक नौसैनिक बहुत अच्छा पकड़ था। तो नौसेना में बहुत अच्छी पकड़ थी। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप बताएंगे कि जो बड़े सूबेदार होते थे उनको जागीर दिया जाता था सैन्य सहायता देने के लिए, और जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था तो मुकाबा के रूप में। तो ये आप सैन्य प्रशासन लिखेंगे। उसके बाद न्यायिक प्रशासन में, तो न्यायिक प्रमुख तो होते थे शिवाजी, उसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पे जो भी अधिकारी होते थे, थोड़ा सा आप सर्च करना न्यायिक प्रशासन के बारे में आप क्या और लिख सकते हो।
शिवाजी ने फिर आप चौथ और सर देशमुखी एक हेडिंग दोगे, चौथ और सर देशमुखी, जिसमें बताओगे कि शिवाजी पड़ोसी राज्य से उनकी आय का चौथा भाग चौथ के रूप में लेते थे, जिसके बदले में उस क्षेत्र में लूटपाट और आक्रमण न करने का वो वचन देते थे। सरदेशमुखी के रूप में मराठा देशमुखों या ग्राम प्रमुखों की आय का 10% अंश वसूल किया जाता था। ये चौथ और सरदेशमुखी के रूप में आपने हेडिंग बना के दिया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हो, या फिर नीचे निष्कर्ष के रूप में तीन लाइन में आप लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं, बुलेट लगाइए, या अभी तक जैसे 6 पॉइंट लिखा है तो 7वां पॉइंट दीजिए कि उसमें शिवाजी ने प्रशासन में सभी जाति वर्ग धर्म लोगों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया। 7वां दीजिए कि दुर्ग शिवाजी के राज्य के आधार थे, प्रत्येक किले की सुरक्षा के लिए उन्होंने 3 अधिकारी हवलदार किलेदार शुभनवीस नियुक्त किए। तो इस तरीके से आप उसमें शिवाजी के प्रशासन को लिखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मॉडल आंसर के रूप में लिखने का प्रयास करिए। तो ये आज हमारा डिस्कशन है। कुछ डिस्कशन जो थे वो बच गए, मैं कल फिर से इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों ने सिनॉप्सिस के बारे में पूछा था, तो सिनॉप्सिस के बारे में मत सोचिए अभी। आप जितने टारगेट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने का प्रयास करिए, इतने बार पढ़िए कि वो खून में बस जाना चाहिए। 30 बार का पढ़ने का टारगेट हमारा है, 30 बार पढ़िए और उससे कम में मत पढ़िए। और मॉडल आंसर फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हैं, ये बेस्ट वे होता है पढ़ने का। तो आप कंटिन्यू रखिए और फिर मिलेंगे कल एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।